हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सभी चीज़ें जो कि आपको जाननी चाहिए। तो बेसिकली आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइक फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वैकेंसीज कितनी हैं, कितने बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो और आप बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये सेशन ज़रूर देखिए। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ से, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ IBPS के वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम IBPS का वेबसाइट ओपन करते हैं। ऑलराइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपन करना है IBPS.in। IBPS.in आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है IBPS का। ये ओपन करना है। जितने भी IBPS बैंक का एग्ज़ाम, जितने भी रिक्रूटमेंट आती हैं, सब आपको यहाँ पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और अभी IBPS ने IBPS PO एंड IBPS SO दोनों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो मैं अभी जो डिटेल आपको बताने वाला हूँ ये IBPS PO के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑलराइट, तो दोस्तों, एक तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ पे जा कर के, ये टैब बने हुए हैं CRP PO, इस पर हमने क्लिक किया तो आप यहाँ से फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो और यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनीज 13, ये 13 है, राइट। तो इस पे मैंने अभी क्लिक किया। जैसे ही मैंने अभी आपको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं विंडो एडवर्टीजमेंट ये कल ही आ चुका था, 31 जुलाई को ही आ चुका था। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आया है, दैट इज 1 अगस्त को, राइट। और आप फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलने वाला है ना। जो PDF होती है उसमें सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। और जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ कि क्या क्या, लाइक कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, पहले मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, या मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया दोस्तों, मैं वहाँ से ही जा कर के आपको दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सो यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी just wait for a moment. All right. तो अभी हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अभी मैं नोटिफिकेशन कहाँ से आया ये तो आप समझ चुके हैं। ऑलराइट, अब ये चीज़ें जो हैं, यस, आई बिलीव आपको ये प्रॉपरली अभी विजिबल होगा। तो दोस्तों,
यस, आप ये देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, लाइक एक इंडेक्स है, जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहेंगे अगर आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो पहले आपकी लाइक कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ें आपको दे दी गई हैं, जो भी चीज़ें आपको देखना है उसके अनुसार से पेज नंबर में देख सकते हैं। जैसे कौन कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है ये पेज नंबर 2 पे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पेज नंबर 3 पे मिलेगा, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए ये सब चीज़ें, एज क्या होनी चाहिए पेज नंबर 3 पे आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका इंडेक्स दिया हुआ है आपके लिए है, ताकि जब आप नोटिफिकेशन आप रीड करें तो आपको इजी वे में आप सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। तो चलिए बारी बारी से मैं यहाँ पे पेज को स्लाइड करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है, ये इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। ये जो पीओ की एग्ज़ाम होती है बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहला फेज़ होता है आपका प्रीलिमिनरी, प्रीलिम्स जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, एंड सेकेंड फेज़ होता है दैट इज़ द मेंस। तो प्रीलिम्स में पास करने के बाद आप मेंस में जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे और डिटेल में कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। सो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईबीपीएस में जो बैंक पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं एक्सेप्ट एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसका रिक्रूटमेंट ये आईबीपीएस करती हैं, है ना। ये जो फॉर्म आया है बेसिकली एसबीआई को छोड़ करके जितने भी बैंक्स हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक इसके अंडर में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो टोटल 11 बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, दैट मीन्स 1 अगस्त से। और ये कब तक होने वाली है, तो ये 21 अगस्त तक चलेंगे। तो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 लास्ट डेट है, बट आप 21 का वेट ना करते हुए आप 2-3 दिन पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर देना, है ना। तो इसलिए आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उसके बाद इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका सितंबर अक्टूबर ये आपका 2023, ऐसा अभी यहाँ पे तो उसने टेंटेटिव ही दिया है, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में उसने फिक्स डेट आपको नहीं बताया है ना। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा ये अक्टूबर में आने वाला है, और मेन एग्ज़ाम जो रहेगा इसका नवंबर में रहेगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट जो आएगा आपका मेंस का ये आपका दिसंबर में आने वाला है। इंटरव्यू जो होगा आपका लाइक वो जनवरी फरवरी में हो जाएगा, मीन्स 2024 फरवरी तक आपका पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें आपकी फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी, ऑलराइट। और ये प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका अप्रैल 24 में शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो ये तो आप सबको पता होगा, ये जो चीज़ें दी गई हैं इंडियन होना चाहिए और बाकी जो भी चीज़ें हैं तो ये तो सब में कॉमन ही रहता है। चलो एज की बात कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन लाइक आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एज नहीं होंगी तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम 20 ईयर्स आपकी जो एज होनी चाहिए, मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज जो होनी चाहिए 20 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम क्या 30, तो 20 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और डिटेल में समझे तो यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ
2 अगस्त 1993 के पहले नहीं होना चाहिए एंड 1 अगस्त 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों ये जो एज आपको दिया है, इस एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो रिलैक्सेशन जैसे अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी में जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ओबीसी से, वो भी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं उनको यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो पर्सन अफेक्टेड है 1984 के राइट्स में, उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। कितने इयर्स का? 5 इयर्स का यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये तो हमने बात कर लिया किस चीज़ की? एज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें दोस्तों, मैं यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉमन ही रहती हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पंकज मैथ्स या टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट के नेम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में अगर इसको रीड करना है तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अब अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, ये डिटेल आपको दिया। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट। सो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है कि पीओ के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a university recognized by the government of India or any equivalent qualifications recognized as such by the central government। मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वैसी जगह से होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना, तभी वो चीज़ें आपके लिए वैलिड मानी जाएंगी। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। अब बात होती है कि इसमें जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वैसे स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2023। मीन्स जो फाइनल रिजल्ट है आपका ग्रेजुएशन अगर 21 अभी तक नहीं है, बट अगर 21 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आपके पास है ना, या उसके पहले आ चुका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट इसके बाद में आने वाला है, 21 अगस्त 2023 के बाद आपका अगर रिजल्ट आ रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम फीस की बात कर ले कि कितना फ़ी आपको पे करना है, तो अगर हम यहाँ पे फ़ी की बात करें तो सबसे पहले तो 2 फ़ी हैं, एक तो 175 रुपीज़ है और दूसरा 855 रुपीज़ है। 175 रुपीज़ वैसे स्टूडेंट को पे करना है जो कि SC, ST या PWBD से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वैसे हैं, तो वो वैसे स्टूडेंट को 175 पे करना है। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बैंक की फ़ीस जो है, फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी जो फीस रहेंगी ये आपकी 850 रुपीज़ रहेंगे। ऑलराइट, नाउ एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली 3 फेज में एग्जाम होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है आपका प्रीलिम्स। फर्स्ट फेज होता है प्रीलिम्स, जिसको आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये पहला फेज है। पहले फेज में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इससे 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए,
और ये 20 मिनट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम जो रहता है एवरी सेक्शन वाइज टाइमिंग होती है, एवरी सेक्शन में, दैट मीन्स इंग्लिश में आपको 20 मिनट का टाइम है। 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश सॉल्व करना है। इंग्लिश अगर आप 20 मिनट के पहले भी सॉल्व कर लेते हो तो 20 मिनट तक आपको इस सेक्शन में वेट करना पड़ेगा, आप चाह करके किसी दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हैं। तो 20 मिनट आपका इंग्लिश के लिए है। जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स का सेक्शन शुरू हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां पे भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। एंड जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में, आप स्विच कर जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी के लिए, जहां पे आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टोटल आपका 20 आप देख सकते हैं टोटल 60 मिनट का होता है ना, यानी कि 1 आवर का आपका प्रीलिम्स होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बेसिकली यहाँ पे 1/4 होता है, आगे ये चीज़ें दी गई होंगी। चलो, जैसे ही आप प्रीलिम्स में पास कर जाओगे, मेंस एग्जाम होता है ना, मींस प्रीलिम्स पास करने के बाद, जैसे आपको अभी मैंने ऊपर में कैलेंडर दिखाया तो उसमें मेंस का एग्जाम का डेट आपको दिया हुआ है। तो प्रीलिम्स पास करोगे आप, पास करने के बाद जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में पास करेंगे वही स्टूडेंट मेंस के लिए एलिजिबल है। जिनका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा वो मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वैसे स्टूडेंट ही मेंस में अपीयर होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया है। ऑलराइट, तो मेंस की बात करेंगे तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स में देखा है बेसिकली वो सभी सब्जेक्ट आपके मेंस में भी होंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, और इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो जाता है जो कि आपका जीके हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग में बेसिकली यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन जो होता है या रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके आता है, बट क्वेश्चन जो रहते हैं आपके यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ना के बराबर देखा गया है ना, बट आपका जब पोर्शन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड है तो क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए, और टाइम जो रहता है इसमें 60 मिनट का टाइम है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि रीजनिंग आपको 1 आवर के लिए दिया गया है मेंस में, आपको 1 घंटे का केवल टाइम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो डेफिनेटली अगर 1 आवर का टाइम यहाँ पे रीजनिंग में है तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, है ना। अगर आपको टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते हैं। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर ले तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं, ये हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है 40 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको 35 मिनट का टाइम दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए, और 40 मिनट्स का टाइम दिया गया है। एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बेसिकली ये आपका क्वांट है, तो इसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथ्स, तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 155 क्वेश्चन हो जाता है 200 मार्क्स के लिए, और 3 आवर्स का टाइम है। और जैसे ही ये पेपर आपका कंप्लीट होता है इसके जस्ट तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जहां पे कंप्यूटर पे आपको लेटर एंड एसे आपको टाइप करना होता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए, और 30 मिनट का टाइम होता है। तो अगर आप देखें तो टोटल मेंस जो आपका हो जाता है 3 आवर्स एंड 30 मिनट का आपका मेंस होता है। प्रीलिम्स 1 आवर का होता है, और मेंस कितनी देर का होता है 3 आवर्स एंड 30 मिनट का आपका मेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स marked in the objective test. For each questions for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4 और 0.25, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1/4 और 0.25 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty to arrive at corrected score. If a question is left blank, that is no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question. Means अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो दोस्तों इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में एवरी क्वेश्चन आपके 1 मार्क के होते हैं। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग किया तो उस एक क्वेश्चन का 1/4, अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया
तो वो क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 1 मार्क का 1/4 बना आपका 0.25, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे करेक्ट से। सपोज आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, मेंस में कुछ क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के हैं तो 2 मार्क्स का 1/4 बना 0.25, अगर 0.5, अगर आपने जो क्वेश्चन गलत किया है वो 2 मार्क्स का है मेंस में, तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे करेक्ट आंसर में से। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही यही हुआ कि जो भी क्वेश्चन गलत करोगे वो जितने मार्क्स का भी है उसका 1/4 मार्क्स आपका करेक्ट में से डिडक्ट होने वाला है। तो वो चीजें आपको यहां पे दी गई हैं, है ना। ऑलराइट, एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम का सेंटर तो आप देख सकते हैं जहां पे जिस सिटी में हो, आपको यहां से भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होता है, मींस एग्जाम के पहले एक ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट की जाती है ना। तो ये बेसिकली SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स PET ड्यूरिंग, अब ये सेम चीज़ है, वो पेस्ट करते जा रहा, अभी तो कोविड-19 है नहीं, फिर भी ये सेम ही चीज़ है। तो ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको अटेंड ही करना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर ये ट्रेनिंग होती है तो बेसिकली उसमें आपको ये आइडिया दिया जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेशन होता है, ठीक है। आप ये अगर पहले से कहीं पे आप क्लास कर रहे हो या खुद से स्टडी कर रहे हो तो ये अटेंड ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। चलिए उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे इंटरव्यू, तो कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जो मेंस एग्जाम में जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अगर आप मेंस क्रैक करोगे तभी आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप मेंस में छट जाते हो तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करें दोस्तों, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप रीड करना चाहें खुद से भी तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने मेन चीज़ें अभी डिस्कस किया। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये तो मैंने पहले ही बता दिया, डेट जो है इसकी 1 अगस्त से, मीन्स आज से ही शुरू हो गई नोटिफिकेशन और 21 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के पहले, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, अप्लाई करने के पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको फोटोग्राफ का आपको डायमेंशन दिया हुआ 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये 3 चीजें चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो साइज स्पेसिफाई किया गया है उसी साइज में आपको अपलोड करने हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। सिग्नेचर के बारे में ध्यान रखिएगा, कभी भी सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ओके, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया गया है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, यहाँ से यहाँ तक आपको सबसे पहले आई कॉमा आपका नेम यहाँ पे डालना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो होता है ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, जो कि आपको ये भी सबमिट करना होता है। ऑलराइट, नाउ एप्लीकेशन फीस मैंने आपको पहले ही बता दिया, 175 और 850 रुपीज़ आपको यहाँ पे लग रहे हैं। ये क्या क्या अपलोड करना है, अभी जो मैंने बताया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, है ना। और जो भी सर्टिफिकेट अगर मेंशन किया गया है, अगर वो एप्लीकेबल है तो वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। नाउ पेमेंट तो आपको ऑनलाइन करना रहता है, और इसमें जो काम की चीज़ हैं अभी ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। यस,
दोस्तों जितने जो बैंक ने पार्टिसिपेट किया है और कितने वैकेंसीज हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो कितने बैंक ने पार्टिसिपेट किया, पहले बताया था टोटल 11 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुरू में ही ये चीज़ मेंशन किया हुआ था। बट अभी यहाँ पे देख सकते हैं किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं। तो किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है आपको यहाँ पे दिया हुआ। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एनआर है ना, SC ST OBC EWS UR एनआर मीन्स नॉट रिपोर्टेड, मीन्स इन्होंने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है। रिपोर्ट नहीं किया मीन्स अभी तक इनकी तरफ से इनको कितनी रिक्वायरमेंट है ये चीजें नहीं आई हैं। आगे जाकर के अगर ये रिपोर्ट करते हैं तो वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, बट अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। मीन्स ये आगे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो फिर वैकेंसीज इसकी बढ़ जाएंगी। जो भी अभी वैकेंसीज दी गई अभी जस्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं। तो टोटल कितने बैंक ने अभी रिपोर्ट किया है वैकेंसीज, तो जो टोटल बैंक है जिन्होंने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट किया है उसमें एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद केनरा बैंक, देन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो टोटल ये 5 बैंक हैं जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट किया है। और टोटल वैकेंसीज जो है अभी इस बार की ये जो दिखाया जा रहा है आपका दैट इज 3049। इसमें से ये जो 5 बैंक है उसमें से अगर सबसे देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, अकेले इसने 2000 वैकेंसीज इसकी रिक्वायरमेंट है इस बैंक को। और बाकी का देखा जाए तो ये बाकी काफ़ी कम है ना। तो दोस्तों ये वैकेंसीज हालांकि इस बार के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सबसे कम वैकेंसीज अभी इस बार की दिखाई दे रही हैं। बट मुझे लगता है कि जिस बैंक ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है वो रिपोर्ट करेंगे और ये वैकेंसीज आगे जा करके बढ़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ें देख करके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन 100% फोकस के साथ करिए, क्योंकि आपको फिलहाल एक ही वैकेंसी चाहिए। लेकिन अगर कम वैकेंसीज है तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा और कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ जाता है ना। लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली लगे रहो, बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं इन चीज़ों को ध्यान ना दे करके आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए तो दोस्तों वैकेंसीज तो कम है, फिर भी अभी हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। होप कि आगे वैकेंसीज और आएंगे। और अगर हम आगे बात करें फिर से एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ले तो फिर सेंटर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप एक बार देख लीजिए। मैं स्लाइड जिस प्लेस से भी आप बिलोंग करते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ का लाइक एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात कर ले तो अहमदनगर, अकोला, अंबाजोगई, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा एंड सोलापुर, इन सभी जगह पे एग्ज़ाम सेंटर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नाउ फोटोग्राफ का साइज ये होना चाहिए आपका 4.5 बाई 3.5 होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपको कोई भी लाइक गॉगल वगैरह या कैप वगैरह पहन करके आपको फ़ोटो नहीं डालना है, ठीक है। डायमेंशन आपको दिया है 200 बाई 230 पिक्सल्स होना चाहिए और साइज जो होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थंब की बात कर लूँ तो यहाँ पे डायमेंशन इसका 140 से 140 बाई 60 होना चाहिए और साइज जो होना चाहिए यहाँ पे थंब का ये आपका 10 KB से 20 KB होना चाहिए। और जो टाइप होगा जो फोटो का या सिग्नेचर का वो JPG के फॉर्मेट में, सॉरी ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात की जा रही है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वाइट पेपर पे होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे किसी भी पेपर पे कर देते हैं, तो वैसा नहीं है, वाइट पेपर पे आपका होना चाहिए विथ ब्लैक और ब्लू इंक। ध्यान रखें कि आपका जो थंब होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक होना चाहिए या तो ब्लू होना चाहिए, किसी भी कलर से रेड से मत कर देना, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो ब्लैक या ब्लू ही होना चाहिए। नाउ द एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे भी दिक्कत होती है, तो आपको व्हाइट पेपर पे और ब्लैक इंक से ही आपको डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन जो होना चाहिए इंग्लिश में, जो डिक्लेरेशन मैंने ऊपर दिखाया सेम चीज़ें आई, उसके बाद आपका नेम और जो भी चीज़ें दी गई थी उसको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वाइट पेपर पे लिखना है और ब्लैक इंक से लिखना है। और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए या डायमेंशन से आपका जो साइज होना चाहिए उसका ध्यान में रखिए, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन जो होना चाहिए 800 बाई 400 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है।
बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उस पर जा करके आप ये डायमेंशन सेट करके वहाँ से कर लेना, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगी वो चीज़ें। नाउ तो दोस्तों मेन चीज़ें हमने देख लिया, बाकी तो बाद की चीज़ें हैं, है ना। तो इतने से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अभी बेसिकली अगर मैं फाइनली कंक्लूजन अगर एक बार बोलूं तो मेन चीज़ें थी कि आपकी डेट जो कि हमने यहाँ पे देख लिया, वैकेंसीज कितनी हैं, फॉर्म कब तक आप फिल कर सकते हो, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। और इसमें ग्रेजुएशन में लाइक मार्क्स का कुछ नहीं रहता है कि आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60%, 50%, 40%, इट डजंट मैटर, जो भी है अगर आप पास हैं तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया है। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा नहीं पाया, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं और मैं उन चीज़ों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले कोई नोटिफिकेशन में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।